हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सारजी स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक क्लास 9th की विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 6 है ऊतक। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो उसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सबसे पहले प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो कि पेज नंबर 77 पे है। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है ऊतक क्या है। तो उत्तर में लिखना है आपको, एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाले कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कई कोशिकाओं से मिलकर के ऊतक का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 2 है, बहुकोशिकीय जीवों में ऊतक का क्या उपयोग है। उत्तर में लिखेंगे, एक कोशिकीय जीवों में एक अकेली कोशिका सभी मूलभूत कार्यों जैसे कि गति, श्वसन, पाचन और उत्सर्जन आदि को करता है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में विशेष कार्यों के संपादन के लिए शरीर के विशिष्ट अंगों में विशिष्ट ऊतक पाए जाते हैं। कहने का तात्पर्य है जो एक कोशिका वाले जीव होते हैं उनमें जितने भी कार्य होते हैं जैसे गति, श्वसन, पाचन या उत्सर्जन सब उसी के अंतर्गत होता है। लेकिन बहुकोशिकीय में ऐसा नहीं होता। बहुकोशिकीय में क्या होता है कि जो विशेष कार्य होते हैं उसके संपादन के लिए शरीर के विशिष्ट अंगों के विशिष्ट ऊतक पाए जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि शरीर में गति के लिए पेशी ऊतक कार्य करता है, तो संवेदनाओं के लिए शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने के लिए तंत्र जो ऊतक होता है वह कार्य करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में ऊतक में श्रम विभाजन होता है। प्रश्न नंबर 81 पेज पे पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। तो ध्यान में रखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के लिए पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और उत्सर्जन के दौरान वह ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, जो कि मनुष्यों के लिए वह प्राणवायु गैस होती है। ये ध्यान में रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है प्राणवायु गैस किसे कहते हैं। तो O2 होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड यह गैस उत्सर्जित करते हैं और इनके लिए कोई महत्व का गैस नहीं होता पेड़ पौधों के लिए। प्रश्न नंबर 2 इसमें है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख करें। तो उत्तर में लिखेंगे, पौधे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया रंध्रों के द्वारा होता है। जो पौधे होते हैं उनमें जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो जो पत्तियां होती है पत्तियों के बीच में छोटे छोटे रंध्र यानी छिद्र पाए जाते हैं। इस क्रिया में पौधों की पत्तियों से जल का ह्रास यानी कि वहाँ से जल निकलता है। मरुस्थलीय पौधों में उनकी बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटीन नामक पदार्थ होता है जो पौधे अवांछनीय जल के ह्रास को रोकते हैं। यानी कि जो मरुस्थल में पौधे पाए जाते हैं उनकी जो बाहरी सतह होती है उस सतह पे एक प्रकार का आपका पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम होता है एपिडर्मिस। क्यूटीन नाम का पदार्थ होता है जो कि अवांछनीय जल होता है उसको पौधों से बाहर निकलने से रोकते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 है। 83 पेज पे पहला क्वेश्चन है, सरल ऊतक के कितने प्रकार होते हैं। आपको बताना है सरल ऊतक के प्रकार। तो पहला होता है आपका पैरेनकाइमा, दूसरा है कोलेनकाइमा, तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा। ये 3 प्रकार के आपके सरल ऊतक होते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रारोह का शीर्षस्थ विभाज्योतक कहाँ पाया जाता है। तो उत्तर में लिखेंगे, प्रारोह का शीर्षस्थ विभाज्योतक पौधे के तने और जड़ के वृद्धि वाले भाग में पाया जाता है। यह वृद्धि वाले भाग में नई कोशिकाओं का विकास करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है। तो आपको बताना है नारियल का जो रेशा होता है किस ऊतक का बना होता है। तो उत्तर में लिखेंगे, नारियल का रेशा स्क्लेरेनकाइमा ऊतक का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, फ्लोएम के संगठन कौन कौन से हैं। तो उत्तर में लिखेंगे, फ्लोएम के 4 संगठन होते हैं। पहला है आपकी चालनी नलिका, दूसरा है साथी नलिका, तीसरा है फ्लोएम
पैरेनकाइमा, चौथा होता है फ्लोएम रेसे। ये 4 फ्लोएम के संगठन होते हैं। पेज 87 पे क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था, उस ऊतक का नाम बताइए जो हमारे शरीर की गति के लिए उत्तरदायी होता है। तो उसका नाम होता है पेशीय ऊतक। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें न्यूरॉन देखने में कैसा लगता है। तो उत्तर में लिखेंगे तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन में कोशिकाएं केंद्रक तथा कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म में होते हैं। इससे लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकलती होती हैं। प्रायः प्रत्येक न्यूरॉन्स में इस तरह का एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसको एक्सॉन कहते हैं, और बहुत सारे छोटी शाखाएं वाले प्रवर्ध यानी कि जिसको इंग्लिश में डेंड्राइट्स कहते हैं होते हैं। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। तो आपको पता है जो तंत्रिका कोशिका होती है लगभग 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। इसमें छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं जिसको हम डेंड्राइट्स से हिंदी में प्रवर्ध कहते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें 3 है, हृदय पेशी के 3 लक्षणों को बताइए। तो लिखने हैं, इसमें उत्तर में लिखेंगे हम लोग, हृदय पेशी के 3 लक्षण निम्नलिखित है। पहला तो आपको ध्यान रखना है, हृदय की पेशी जीवन भर लयबद्ध होकर के प्रसार एवं संकुचन करती है। यानी कि यहाँ पे एक बार सिस्टोलिक है, एक बार डायलोस्टोलिक होता है। इसको एचडी के रूप में लिखते हैं। आपका अगर हृदय की पेशी का जो लयबद्ध होता है वह होता है 120/80 होता है। कितना होता है? 120/80 mgh। यानी कि जो आपका संकुचन होगा सिस्टोलिक होगा वो कितना होना चाहिए? 120 होना चाहिए। और डायस्टोलिक की बात करते हैं प्रकुंचन की, वो कितना होना चाहिए? 80 होना चाहिए। तो इसी प्रकार से आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 2 है, ये पेशियाँ अनैच्छिक होती हैं जो बिना थके कार्य करती रहती हैं। जो पेशियाँ हमारी इच्छा से नहीं चलती हैं उनको बोलते हैं हम अनैच्छिक पेशी, और जो हमारी इच्छा के अनुसार चलती है उनको हम बोलते हैं ऐच्छिक पेशी है। ठीक है, तो हृदय की जो पेशी होती है वो कैसी होती है? एक अनैच्छिक पेशी होती है जो कि बिना रुके और थके कार्य करती रहती है 24/7। हृदय की पेशी कोशिकाएं बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्रीय होती है। जो हृदय की पेशी कोशिकाएं होती है, पेशी कोशिकाएं, वो कैसी होती हैं, उनका संरचना कैसा होता है? तो बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्रीय होती है। यानी कि उसके जो केंद्रक होते हैं मात्र एक होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एरियोलर ऊतक के क्या कार्य है। एरियोलर ऊतक के क्या कार्य है इसको बताना है। तो उत्तर में लिखेंगे, एरियोलर संयोजी ऊतक त्वचा और मांसपेशी के बीच रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों और अस्थिमज्जा में पाया जाता है। तो पहली बात ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये त्वचा और मांसपेशी, जो हमारा त्वचा है और मांसपेशी के बीच में रक्त नलिकाओं के चारों ओर तथा नसों और अस्थिमज्जा में पाया जाता है। कार्य क्या है, इसका फंक्शन क्या है, आगे देखते हैं। यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है। जो अंग रहते हैं उनके जो भीतर खाली जगह रहता है उनको भरता है। सेकंड पॉइंट है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है। थर्ड पॉइंट है, ऊतक की मरम्मत में सहायता करता है। अब यहाँ से आपका अभ्यास प्रश्न शुरू होता है। प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है कि ऊतक को परिभाषित कीजिए। तो इससे पहले हमने देख ही लिया था, फिर से देख लेते हैं इसका आंसर। तो एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। यानी कि कई कोशिकाएं जब मिलती हैं तो आपका ऊतक का निर्माण होता है। इंग्लिश में इसको टिश्यू बोलते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, कितने प्रकार के तत्व मिलकर के जाइलम ऊतक का निर्माण करते हैं, उनके नाम बताइए। तो आइए जानते हैं। जाइलम ये 4 प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है। जैसा कि आपको पता है, पहला घटक है इलेम ट्रेकिड्स, जिसको बोलते हैं वाहिनिका। ठीक है, दूसरा है वाहिका, तीसरा है जाइलेम पैरेनकाइमा, और चौथा आपका है जाइलेम फाइबर। तो 4 प्रकार के घटक से मिलकर के आपका जाइलम बना होता है।
क्वेश्चन नंबर 3 है, पौधों के सरल ऊतक जटिल ऊतक में से किस प्रकार से भिन्न है, इसको बताना है। तो आइए दोनों में अंतर देखते हैं। सरल ऊतक और जटिल ऊतक होता क्या है। इस प्रकार से आप एक पैराग्राफ, एक चार्ट बना लीजिएगा। एक तरफ लिखिएगा सरल ऊतक, एक तरफ लिखिएगा जटिल ऊतक। सरल ऊतक में पहला पॉइंट है, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। जो सरल ऊतक होता है कैसा होता है, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, ठीक है। अगर हम जटिल ऊतक की बात करते हैं तो ये अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। सरल ऊतक का जो उदाहरण देखते हैं तो इसमें आता है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अगर हम बात करते हैं जटिल ऊतक की तो अगर इसकी एग्जाम्पल है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का कार्य होता है जल का संवहन करना और फ्लोएम का काम होता है फूड का यानी भोजन का संवहन करना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आपके एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जाता है जाइलम और फ्लोएम के बारे में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है कि इसी में 2nd पॉइंट है सरल ऊतक में। सरल ऊतक ये परत ऊतक के आधारी पैकिंग का निर्माण करते हैं। जो परत ऊतक होता है उसके आधारी पैकिंग का निर्माण कौन करता है, सरल ऊतक करता है। हम जटिल ऊतक की बात करते हैं तो ये संगठन बंडल का निर्माण करते हैं। अगर हम सरल ऊतक की बात करें पॉइंट नंबर 3 में तो ये पतली और सरल कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। अगर हम बात करते हैं जटिल ऊतक की, जिनकी कोशिकाएं भित्ति जो होती है मोटी होती हैं। उसी प्रकार से पॉइंट नंबर 4 में देखेंगे, सरल ऊतक में ये जीवित कोशिकाएं हैं जो कि शिथिलता से जुड़ी होती हैं, इसलिए इनका कोशिका के बीच काफ़ी जगह पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं जटिल ऊतक की तो जटिल ऊतक में ध्यान रखना है जाइलम की अधिकांश कोशिकाएं कैसी होती हैं, मृत होती हैं, तथा फ्लोएम में फ्लोएम रेशे मृत होते हैं। इनकी आकृति नालिकाएं या छिद्रित भित्त वाली होती हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कोशिका भित्ति आधार पर पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बीच भेद स्पष्ट कीजिए। यानी कि तीनों के बीच में क्या क्या अंतर होता है, पैरेन्काइमा क्या होता है, कोलेन्काइमा क्या होता है, स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है, इन तीनों के बीच में अंतर बताना आपको। तो आइए देखते हैं, पहला पॉइंट है पैरेन्काइमा में। पैरेन्काइमा की बात करते हैं तो ये जीवित कोशिकाएं होती हैं। जो पैरेन्काइमा होती है कैसी होती हैं, जीवित कोशिकाएं होती है। अगर हम बात करते हैं कोलेन्काइमा की तो ये जीवित कोशिकाएं होती हैं, यह भी यानी पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा की जो कोशिकाएं होती हैं दोनों की जीवित कोशिकाएं होती हैं। अगर हम बात करते हैं स्क्लेरेन्काइमा की, स्क्लेरेन्काइमा में ध्यान रखना है ये मृत कोशिकाएं होती हैं। पॉइंट नंबर 2 में देखते हैं पैरेन्काइमा में, इसमें कह रहा है कि कोशिका भित्ति पतली होती है, और कोलेन्काइमा में देखते हैं तो इसमें कोशिका भित्ति मोटी होती है। उसी प्रकार से स्क्लेरेन्काइमा में देखते हैं तो इसमें कोशिका भित्ति मोटी होती है, और स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा में कोशिका भित्ति मोटी होती है जबकि पैरेन्काइमा में पतली होती है। अब आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 3 जो कि पैरेन्काइमा में देखेंगे, इनकी जो कोशिकाओं के बीच काफ़ी रिक्त स्थान होता है। पैरेन्काइमा के कोशिकाओं के बीच में काफ़ी रिक्त स्थान होता है। और कोलेन्काइमा की बात करते हैं तो इसमें अंतर कोशिकाएँ अवकाश उपस्थित होते हैं, यानी कि इसमें अंतर कोशिकीय अवकाश जो होता है वह उपस्थित होता है। उसी प्रकार से स्क्लेरेन्काइमा में अंतर कोशिकीय अवकाश अनुपस्थित रहता है, इसमें काफ़ी रिक्त स्थान रहता है, इसमें अंतर कोशिकीय अवकाश उपस्थित होता है। जबकि हम स्क्लेरेन्काइमा की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, अंतर कोशिकीय अवकाश अनुपस्थित होता है। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं पैरेन्काइमा में, यह ऊतक भोजन का भंडारण करता है और पौधे को सहायता प्रदान करता है। तो जो पैरेन्काइमा को ऊतक होता है वो क्या करता है, यह भोजन का भंडारण यानी कि भोजन का संचयन करता है और पौधों को सहारा प्रदान करता है। कोलेन्काइमा की बात करते हैं तो कोलेन्काइमा में ध्यान रखना है या पौधों की आंतरिक सहायता प्रदान करता है। जो पौधे होते हैं उनको अंदर से सहायता प्रदान करता है। उसी प्रकार से अगर हम देखते हैं स्क्लेरेन्काइमा में तो यह पौधों के भागों को मजबूती प्रदान करता है। जो पौधे के भाग होते हैं उनको मजबूती कौन प्रदान करता है, स्क्लेरेन्काइमा। तो इस प्रकार से आपने 4 अंतर तीनों में देखे, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि रंध्र के क्या कार्य हैं। जो रंध्र होता है उसको या इंग्लिश में कहते हैं स्टोमेटा,
ध्यान रखेंगे, हिंदी में इसको रंध्र बोलते हैं, इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं। तो व्हाट इज फंक्शन ऑफ द स्टोमेटा, यानी आपको रंध्र के कार्य बताना है। तो पहला तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी स्टोमेटा के द्वारा होती है। जो वाष्पोत्सर्जन होता है वह किसके माध्यम से होता है, वह रंध्रों के माध्यम से होता है। सेकंड है गैसों का आदान प्रदान भी स्टोमेटा के, यानी कि जो ऑक्सीजन बनता है या ऑक्सीजन बनती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं तो किसके माध्यम से लेते हैं, वो रंध्रों की सहायता से ही लेते हैं, यानी गैसों का आपका आदान प्रदान इसी के माध्यम से होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 प्रकार के पेशीय रेशों के चित्र बना करके अंतर स्पष्ट कीजिए। कौन कौन से पेशी, एक रेखीय पेशी, दूसरा है चिकनी पेशी, तीसरा है कार्डिक यानी कि हृदय की पेशी। तो 3 पेशी के चित्र बनाने हैं और उन तीनों में अंतर आपको बताना है। तो आइए देखते हैं तीनों पेशियों के चित्र हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे एक रेखीय पेशी दे रखा है, पहला पॉइंट नंबर 1 इस प्रकार से बना होता है, जिसमें आपको यहाँ पे केंद्रक दिखाई दे रहा है और यहाँ पे धारियाँ दिखाई दे रही है, धारी दिखाई दे रही है, ठीक है। ये आपका रेखीय पेशी हो गया। सेकेंड आप देखते हैं तुर्क रूपी पेशी कोशिका यहाँ पे जो देखो संरचना आपको कैसी दिख रही है, थोड़ी सी तुर्क रूप में दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। और इनके बीच में थोड़ा यहाँ पे बीच में यहाँ पे केंद्रक पाया जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, तुर्क रूप के पेशी जो होती है तुर्क रूप में होती है। आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 3 में यहाँ पे एक और चित्र बनाया गया है, जिसमें इस प्रकार से चित्र बना हुआ है। तो इसमें क्या दे रखा है, कुछ धारियाँ देखने को मिल रही हैं। ये देखिए थोड़ी सी धारी दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है, और ये अब बीच में केंद्रक देखने को मिल रहा है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे एक केंद्रक है, ठीक। चित्र को बना लीजिएगा देख करके। अब क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि कार्डिक हृदय यानी जो हृदय पेशी का विशेष कार्य क्या होता है। तो उत्तर लिखेंगे रेखी, अरेखी तथा कार्डीय हृदय पेशी में शरीर में स्थित कार्य और स्थान के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। इसमें लिखेंगे पहला तो यहाँ पे पॉइंट है न्यूरॉन्स का चित्र बनाइए। न्यूरॉन्स का चित्र इस प्रकार से बना हुआ है। ये आपका न्यूरॉन का चित्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तंत्र का कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये आपके देखिए डेंड्राइट्स होते हैं, कई बार एग्जाम में वे भी पूछा गया है। उसी प्रकार से तंत्रिकाक्ष यहाँ पे दे रखे हैं, केंद्रक इसमें यहाँ पे दे रखा है, इसका चित्र बना लीजिएगा। डेंड्राइट्स से आपका एक बार यूपी पेट के एग्जाम में पूछा गया था, केंद्रक के 2 तंत्रिका तंत्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित के नाम लिखिए। ऊतक जो मुंह के भीतर अस्तर का निर्माण करता है, ऊतक जो मनुष्य के पेशी के अस्थि से जोड़ता है, उस ऊतक का नाम बताइए। जो पौधे के भोजन का संवहन करता है, ऊतक जो हमारे शरीर में वसा का संचयन करता है, तरल अधात्री सहित संयोजी ऊतक, मस्तिष्क में स्थित ऊतक। तो आइए इन सबके नाम। पहले का नाम आपका था सरल सल्की एपिथेलियम, दूसरा था कांड्रा, तीसरा था फ्लोएम, यानी भोजन का सामान कौन करता है, फ्लोएम, और जल का पूछे तो जाइलम। एडिपोस टिश्यू इसको बोलते हैं वसामय ऊतक, ठीक है। तो उससे पूछा गया था कि वसा का संचयन कौन करता है, तो एडिपोस टिश्यूज को कहते हैं, हिंदी में आपको बोलता है वसामय ऊतक। और लास्ट आपसे पूछा गया तरल अधात्री संयोजी ऊतक कौन होता है, तो आपका रक्त होता है। मस्तिष्क की बात करते हैं तो मस्तिष्क में स्थित जो ऊतक होता है वह तंत्रिका ऊतक होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में ऊतक के प्रकार की पहचान करें। त्वचा, पौधे का वल्क, अस्थि, वक्कीय नलिका, अस्तर, संवहन और बंडल। तो त्वचा किस प्रकार का ऊतक होता है, तो स्तरित सल्की एपिथेलियम। पौधों का वाल्व जो होता है ये कार्क रक्षित ऊतक होता है। अस्थि की बात करते हैं तो कैसा है, एक संयोजी ऊतक है। हमारा ब्लड भी एक क्या होता है, संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं इसको, ठीक है इंग्लिश में। वक्कीय नलिका अस्तर जो होता है ये कैसा होता है, घनाकार एपिथेलियम। उसी प्रकार से संवहन बंडल की बात करते हैं तो यह जटिल ऊतक जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है, जिसमें जाइलम और फ्लोएम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि पैरेन्काइमा ऊतक किस क्षेत्र में स्थित होता है। अगला क्वेश्चन है पौधे में एपिडर्मिस की क्या भूमिका है।
तो उत्तर में लिखेंगे पौधों में एपिडर्मिस की निम्नलिखित भूमिका है। पहला तो यह है कि यह जल की हानि कम करके पादपों की रक्षा करता है जो कि मरुस्थलीय एरिया में पौधे पाए जाते हैं उनके लिए। सेकेंड यह जल प्रतिरोध परत जल की हानि के विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करती है। पॉइंट नंबर 3 है इनकी जेली जैसी पदार्थ जल प्रतिरोध परत का निर्माण करती है। और पॉइंट नंबर 4 है जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती हैं। इसी के साथ यह चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। यदि वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।